Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज से। आज हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता कैसे है, उसके नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं, नेचुरली वो कैसे होता है ना, और हमारी एक्टिविटीज़ से वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे वो ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उसको हम आज पढ़ेंगे। और हम प्लेज भी लेते हैं कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हम में से हर एक बंदा इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए प्रयास करेगा। हम लोग इसको चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता कैसे है, ठीक है, उसमें कॉजेज़ क्या हैं क्लाइमेट चेंज के। तो सबसे पहले उस सबसे पहला रीज़न आता है कि ये सन स्पॉट की एक्टिविटीज़ से होता है। तो सन स्पॉट होता क्या होता है सन स्पॉट? तो सनस्पॉट क्या होता है बेसिकली, जैसे दाग बोलते हैं ना, स्पॉट क्या होता है? स्पॉट एक दाग होता है ना, जिसको आप एरियल से साफ़ कर देते हो, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो एरियल से साफ़, है ना। तो सनस्पॉट क्या होता है कि एक ब्लैक पैचेस होते हैं सन पे, जो जिससे जो सन के रेडिएशंस को बेसिकली डिक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सनस्पॉट, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, सनस्पॉट बनते क्यों हैं? सनस्पॉट इसलिए बनते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे वेरी कर जाता है और बहुत चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है। वो स्पॉट क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि सन के जो रेडिएशंस हैं उसको बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्पॉट सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब ये सन का रेडिएशन बाहर जा नहीं पाएगा, सन का रेडिएशन अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे अर्थ में भी सनलाइट कम आएगी, और सनलाइट कम आएगी तो क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर में डिफरेंस आ सकता है, राइट। तो वो एक रीज़न है कि उस वजह से क्या होता है, ये आ सकता है ना। दूसरा है मिलियन कॉविट ऑसिलेशंस। मिलियन कॉविट ऑसिलेशंस क्या होते हैं? देखो, अब हमको पता है कि सन जो है, सन के अराउंड अर्थ हमारा रोटेट करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है ना। अब मान लो ये ऑर्बिट चेंज हो जाए, मान लो ये थोड़ा और स्ट्रेच कर दूँ मैं इसको इधर, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर दूँ तो ये ऐसा ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिट के चेंज होने से भी डेफिनेटली क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्योंकि पहले जब यहाँ पे अर्थ आ रही थी तो ये दूर थी इससे, अब यहाँ पे तो बहुत पास आ गई, बहुत पास आ गई तो सनरेज ज़्यादा आ जाएंगी, और इस पॉइंट पे यहाँ पे पास थी बट यहाँ पे दूर चली गई, तो यहाँ पे विंटर्स में क्या होगा, सीवियर विंटर्स हो जाएंगी, और यहाँ पे सीवियर समर्स हो जाएंगी, है ना। सीवियर मतलब सनरेज आ जाएंगी, तो क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा, जब सनलाइट ज़्यादा और कम होगी तो चेंज आएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। एक याद रखना, ऑर्बिटल करेक्टरिस्टिक है कि ऑर्बिट अगर मेरा चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा है कि मेरा अगर एक्सियल टिल्ट भी चेंज हो जाए, तो हमने पढ़ा था, याद है कि जब अर्थ जो है, अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है, अर्थ का जो टिल्ट है वो एक टिल्टेड एंगल पे है, जो कि 23 पॉइंट समथिंग था, 23.45 ऐसा कुछ था ना, 23 पॉइंट समथिंग था, उस उतना डिग्री टिल्टेड है। तो ये शुरुआत में जब अर्थ बना था तो ऐसा टिल्ट नहीं था, तब ऐसा ही था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है कि ये इसका जो एक्सियल टिल्ट है वो चेंज हो गया है ना। तो हमने देखा था कि जो हमारे सीजन्स हैं बेसिकली, है ना, वो इसी वजह से आते हैं। अगर अर्थ टिल्टेड नहीं होता, है ना, तो सारे पार्ट पे बराबर सनलाइट आती, तो कोई सीज़न वाली बात ही नहीं थी, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती, जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते थे, राइट। बट अब ये टिल्टेड है तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ पार्ट ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है, कुछ पार्ट कम करता है, और जब ये डे लाइट बढ़ जाती है तो समर्स आ जाती हैं, और जब ये डे लाइट कम हो जाती है तो विंटर्स आ जाती हैं, है ना। ऐसे ही रीज़न था हमारा, यही रीज़न था, करेक्ट। तो इन दोनों को मिला के, ऑर्बिट वाला करेक्टरिस्टिक प्लस टिल्ट वाला करेक्टरिस्टिक्स, इसको मिला के जो हम चीज़ें बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मिलियन कॉविट साइकिल्स। तो इन दोनों से ही मिलियन कॉविट ऑसिलेशंस चेंज होते हैं, ठीक है। बस ये याद रखो कि एक है ऑर्बिट में चेंज और दूसरा है एक्सियल टिल्ट में चेंज, ठीक है। इन दोनों से इंसोलेशन जो है, जो सनरेज आती हैं वो चेंज होती हैं, और जब वो सनरेज चेंज होती हैं तो उससे क्या होता है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, करेक्ट। तीसरा क्या है, तीसरा है वॉल्केनो। अब वॉल्केनो से कैसे ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो सकता है? तो देखो, मान लो ये वॉल्केनो है, ठीक है। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो क्या होता है, खूब सारी एशेज़ और एशेज़, गैसेस, सल्फाइड्स, नाइट्रेट सब ऊपर एमिट करता है,
है ना, और ये खूब ऐसे ब्लैक सा क्लाउड बन जाता है जो इस चीज़ को एमिट करता है ना। तो अब जब ये ब्लैक ओपेक क्लाउड बन जाता है तो ये बहुत सनरेज के लिए बहुत ही ओपेक बन जाता है, क्योंकि ये तो अंदर आने नहीं देता है सनलाइट, ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर लेता है और थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ये पैच बहुत बड़ा हो गया, मान लो उसने खूब ज़्यादा जो गैसेज हैं वो एमिट कर दी, तो क्या होगा, पूरी स्काई में ये क्लाउड्स ही क्लाउड्स भर जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे ग्लोबल टेम्परेचर डाउन हो सकता है। और एक्चुअली ये ऐसा हुआ भी है, एक बार कोई वॉल्केनो एमिट हुआ था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, शायद कराकाटाओ था, है ना। वो जब एमिट हुआ और इतना सीवियर एमिट हुआ कि उसने पूरे मतलब काफ़ी पार्ट ऑफ अर्थ पे अपना जो ऐश, जो ये पायरोक्लास्ट जो ये फेंकता है बाहर, गैसेस फेंकता है, वो पूरे अर्थ की सरफेस पे उसने स्प्रेड कर दिया, जिस वजह से सनलाइट एंटर ही नहीं कर पा रही थी और ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से डाउन हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली में हो भी चुका है ना। तो वॉल्केनो से भी हो सकता है, क्योंकि भाई ये गैसेस एमिट करेंगे और सनलाइट को ब्लॉक करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है। और तीसरा एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 95% रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्लाइमेट चेंज में, वो है ग्रीन हाउस गैसेज का कंसनट्रेशन, जो कि हम बढ़ा रहे हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन हो गया, नाइट्राइड्स हो गए, N2O जो है वो हो गया, राइट। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। CFCs हो गए, जो हमारे रेफ्रिजरेशन से निकलते हैं, जो हमारे एयर कंडीशनर से निकलते हैं, वो हो गए। तो ये सारे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। कैसे हो रहा है ये, क्योंकि देखो ये जो गैसेज़ है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज़ रहती हैं, ये जो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, जो अर्थ वापस हीट जो सन की आती है उसको वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज़ क्या हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको एब्जॉर्ब करके री एमिट कर देती हैं अर्थ की तरफ। तो जो हीट बाहर निकलनी थी स्पेस में, वो अब बाहर ना जाके अर्थ में वापस आ जाती है, और अर्थ में वापस जब आती है तो वो अर्थ को हीटअप कर देती है, एडिशनल हीटअप कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर्स हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड एज अ फ्यूचर ऑफ अर नेशन, एज अ फ्यूचर ऑफ अर प्लानट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू चेंज दिस ट्रेंड, है ना। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक एक अगर एक एक बंदा क्लाइमेट चेंज के लिए सतर्क रहेगा, है ना, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा उस चीज़ से, है ना। अब आपको अगर छोटा डिस्टेंस जाना हो तो आप भाई साइकिल यूज़ करिए, वॉक करिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर स्कूटी और कार। आप ऐसे करिए, आप पानी बचा सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो, ज़बरदस्ती की लाइट खुली मत छोड़िए, 10 टू इससे आपके दोनों फ़ायदे होंगे, एक तो बिजली का बिल भी कम आएगा और दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी आएगा, है ना। क्लाइमेट चेंज भी होगा क्योंकि जितना आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट होगा उसको जनरेट करने में, और उतना ज़्यादा आप बचा सकते हो प्लानट को, राइट। तो ये हमारे ही फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको जिस स्टेट में प्लानट मिला है, हमको उसी स्टेट में या उससे बेटर स्टेट में आगे जनरेशन्स को पास ऑन करना है। हमारी कोई ये प्रॉपर्टी नहीं है कि हम जैसा चाहें उसको वैसा ट्रीट करें। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू गिव इट बैक द वे वी गॉट इट, राइट। तो लेट्स मेक अ प्लेज टुडे कि हम प्लानट को कंजर्व करेंगे, we'll use sustainable things, we'll go for organic stuff, we'll not use chemicals, we'll not use pesticides, and we'll save everything which we can in our part। हम दूसरों को देख के हमको नहीं होना है कि भाई दूसरे तो कर रहे हैं, दूसरे तो कचरा बाहर फेंक रहे हैं तो हम भी फेंकें, दूसरों से हमको कुछ नहीं करना है। वी हैव टू चेंज, व्हेन यू विल चेंज देन द मूवमेंट विल कम। एक बंदे से ही मूवमेंट होता है। गांधी जी भी अगर ये सोच लेते कि यार मेरे अकेले करने से कहाँ इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तो आज आप आज़ाद नहीं बैठे होते, है ना। बट गांधी जी ही स्टूड अप कि भाई एक बंदा कर सकता है, ही क्रिएटेड अ मूवमेंट, एंड दैट इज़ वॉट वी हैव टू क्रिएट, a movement to change, to reverse this change, right। फिर दूसरा इफेक्ट क्या आता है ग्रीन हाउस के इफेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है हमारे, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, है ना। प्रिडिक्टेड है कि भाई अगर इसी रेट से एमिशन होते रहे तो सून विल रीच अ 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर्स, जो कि इट इज़ इनफ टू मेल्ट द ये पोलर आइस कैप्स, और सी लेवल काफ़ी सिग्निफिकेंट राइज करने वाला है। और सी लेवल अगर सिग्निफिकेंट राइज कर गया तो भाई फ्लड्स आएंगे, कोस्टल एरियाज तो पूरे सबमर्ज होने वाले हैं उसके बाद, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ठीक है। तो
मतलब इतना सीवियर है, बट ये कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा है ना, स्पेशली द कंट्रीज़ विच आर डेवलप्ड लाइक यूएस, दे आर ऑल्सो टेकिंग द स्टेप बैक फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग। इकॉनमी को आप प्रोटेक्ट कभी भी कर सकते हो, बट व्हेन यू डिस्ट्रॉय अ प्लानट, अगर आप प्लानट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इट इज़ इरिवर्सिबल। और जिस स्पीड से हम उसको कर रहे हैं, एंड साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड कि ये इसको बहुत एफर्ट्स लगेंगे इस चीज़ को रिवर्स करने में। जो गियर पे हम चल रहे हैं अभी प्लानट को डिस्ट्रॉय करने में, उसको वापस अपने स्टेट में लाने में बहुत टाइम लगने वाला है, और हमको 100% 200% एफर्ट्स देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो कैसे होता है ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, CO2 है, CFCs हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, निट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या करती हैं, ये सब जो अर्थ से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही होती है बाहर स्पेस में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसको एब्जॉर्ब करके वापस री एमिट कर देती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है? ये देखो इमेज देख लो। इनिशियली ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी होता है प्लानट को वार्म करने के लिए, बट एक्सेस एमिशन जब हो जाता है, जब एक्सेस एमिशन हो जाता है तो री एमिट एक्सेस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो उस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम जब हमारा ग्रीन प्लानट इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टेट लाइक दिस, जहाँ पे इट्स ऑल हीटेड अप एंड इट्स अनहैबिटेबल प्लानट बनने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर जिस रेट से हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है इन ग्रीन हाउस गैसेस की, कितना इफ़ेक्टिव होती हैं ये टेम्परेचर को बढ़ाने में, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करेगा कि यार वो जो गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो गैस है वो कितनी देर तक एटमॉस्फेयर में रह सकती है, उसका लाइफ टाइम क्या है। जैसे कुछ कुछ गैसेस होती हैं वो 100 साल तक रह सकती हैं, ठीक है। तो वो उनका ज़्यादा इफेक्ट होगा रादर देन सम गैस जो कुछ वीक्स तक ही है ना। कुछ वीक्स तक ही जो गैसेस हैं वो बाद में तो डिसिपेट हो जाएंगी या बाद में वो डाई डाउन कर जाएंगी, बट जो गैसेस हैं जो परसिस्टेंटली एटमॉस्फेयर में रह रही हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ज़्यादा ग्रीन हाउस वो ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालेंगी, राइट। और दूसरा है कि कंसनट्रेशन कितना है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी सनलाइट और वो ज़्यादा री एमिट बैक करेंगी, और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन, उसका लाइफ टाइम कितना है, और वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हाई वेवलेंथ्स होती हैं, है ना, जो जिनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रेड कलर का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा रहता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो एमिट हो जाती है बाहर। बट जो लो वेवलेंथ्स होती हैं, जो शॉर्ट वेवलेंथ्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो ये वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती हैं और री एमिट भी जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो CFCs इस चीज़ में हाईली इफेक्टिव है, क्योंकि CFCs लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत समय तक रहती हैं, तो उस वजह से उनका ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा रहता है। और अगर हम लार्जेस्ट कंसनट्रेशन की बात करें कि GHGs में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें लार्जेस्ट कंसनट्रेशन किस गैस का रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, ठीक है। और और हम पेड़ भी कितने काटते चले जा रहे हैं, पेड़ भी इतने काटते चले जा रहे हैं, तो पेड़ जो हैं, पेड़ और ओशियंस जो हैं, दीज आर अ कार्बन सिंक, ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर ऑक्सीजन एमिट करते हैं, और ये पूरा एक स्टोर हाउस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर आप पेड़ को काट दोगे तो इसमें जितना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड है वो सब बाहर चला जाएगा, राइट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक वन ऑफ द रीजन है क्लाइमेट चेंज का, है ना। हम क्यों बोलते हैं कि भाई आप पेड़ लगाओ, अब एक बंदा अगर एक पेड़ लगाएगा तो सोचो कितने पेड़ लग जाएंगे। 77 मिलियन पॉपुलेशन है शायद ये पूरे टोटल प्लानट की, ठीक है। तो इतने अगर एक एक पर्सन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम एक सीडलिंग को प्लांट करेंगे, देयर वुड बी 77 मिलियन ट्रीज, एंड दैट इज़ इनफ टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, उसी से ही हम प्लानट को सेव कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब
करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।